सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसा वर्डिक्ट सुनाया गया है जिससे सुनते ही ऑपोजिशन पार्टी खुशी से लोटपोट हो गए और दूसरी तरफ लीडिंग पार्टी को मिला एक बहुत जोर का झटका। ये जो घमासान सिचुएशन है उसका कारण है इलेक्टोरल बॉन्ड नामक एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, कैसे काम करते हैं और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और असंवैधानिक ये घोषित किया है, इसी के बारे में आज हम एनालाइज करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में सब कुछ बताएंगे और उसके प्रोज और कॉन्स भी एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स को हिंदी में चुनावी बॉन्ड भी कहा जाता है। ये एक तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स देने के लिए यूज किया जाता है। ये बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इशू की जाते हैं और किसी भी इंडियन सिटीजन या कंपनी द्वारा खरीदा जा सकता है। अब इस बॉन्ड में कुछ प्राइस होता है, मतलब ये बॉन्ड एक डिनोमिनेशन के बनते हैं। 1000 से लेके 1 करोड़ तक की इसका अवेलेबिलिटी है और सिर्फ एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टीज को ही ये डोनेट किया जा सकता है। मतलब जिस पार्टी को जितने डिनोमिनेशन के मतलब बॉन्ड डोनेट करा जाएगा वो उसका कैश करा सकते हैं और उसको पार्टी फंड में लिक्विड कैश के तौर पे ऐड करा सकते हैं। अब जो एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी की मैंने बात की, इसका क्या मतलब होता है? एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टीज वो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो कि 1951 का है उसके 29A सेक्शन के तहत रजिस्टर्ड होते हैं और जिनको लास्ट इलेक्शन में कम से कम 1% वोट प्राप्त हुआ है। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाया क्यों गया? तो हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इसका उद्देश्य था कि पॉलिटिकल फंडिंग को ट्रांसपेरेंट और क्लीन बनाया जाए और ब्लैक मनी का जो प्रभाव है उसको भी कम किया जाए। इसी स्कीम को फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी थे, वो 2017 में अनाउंस किया था और 2018 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। अब बात आती है कि इस स्कीम के क्या स्पेशलिटी है। बेसिकली इस स्कीम के तहत जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन करता है उसको 100% टैक्स एग्जम्पशन मिलता है और जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन लेता है उसको अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में इसको बताना पड़ता है। तो ये बात समझ में आ गया। लेकिन इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में एक सबसे बड़ा फीचर्स क्या है? इसका एनोनिमिटी। मतलब जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन देता है या जो पार्टी इसका डोनेशन लेते हैं उसका आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होता। मतलब अगर हम बात करें कि डोनर का कोई पता नहीं चलता और उसका पैसा कौन सा पार्टी को गया है वो भी पता नहीं होता। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एसबीआई को या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ही इसकी इंफॉर्मेशन होती है और वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये एनोनिमिटी की जरूरत क्या है? तो ये इसका जवाब है कि डोनर को किसी भी तरह का प्रेशर या इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ताकि वो किसी भी स्पेसिफिक पार्टी को डोनेशन दे रहे हैं उसका पता नहीं चलता और ना ही पार्टी को किसी भी तरह की ऑब्लिगेशन या फेवरेटिज्म नहीं पता चलता, ताकि वो कोई स्पेसिफिक डोनर को किसी भी तरह से वो हेल्प करे या उसका कोई फेवरेटिज्म करे इसकी वजह से। तो इससे क्या होता है, पॉलिटिकल फंडिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहता है और फेयर बनता है और करप्शन और ब्लैक मनी का भी कम यहाँ पे यूजेस होता है। अब जानते हैं कि इस स्कीम का ऑपोजिशन करने वाले का क्या ख्याल है। तो ये लोग इसका बहुत ज्यादा ऑपोजिशन करते हैं और जिसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि उनका कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से पॉलिटिकल फंडिंग का प्रोसेस ओपेक और सिक्रेटिव बनता है। मतलब ये किसी को कुछ नहीं पता चलता और पब्लिक को ये हक नहीं मिलता है कि वो जान ना सके कि किसने कितना पैसा किस पार्टी को दिया है। इस वजह से क्या होता है, जो हमारी इंडिया के डेमोक्रेसी की एसेंस है वो ही खत्म हो जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज को अकाउंटेबल रखने के कोई तरीका नहीं बचता है।
अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के क्रिटिक्स में ऑपोजिशन पार्टीज है, एक्टिविस्ट है, एनजीओज है, ये सारे लोग शामिल है जिन्होंने इस स्कीम को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। अब जाके आज सुबह क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आज ही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो स्कीम है आर्टिकल 19, हमारे आर्टिकल 19(1)(a) जो कि फंडामेंटल राइट्स का एक स्कीम है, उसको वायलेशन करता है। मतलब आर्टिकल 19(1)(a) वो आर्टिकल है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का अधिकार दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से पब्लिक को यह अधिकार नहीं मिलता है कि वो जाने कि पॉलिटिकल पार्टीज को किसने कितना पैसा दिया है और इससे डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करना बंद कर दे और इलेक्टोरल बॉन्ड से किए गए डोनेशंस के सभी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दे। तो 2024 के इलेक्शन से पहले ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट से ले जाने वाली। अब हम बात करेंगे यही सवाल पे, क्या इससे बीजेपी का जो सरकार है क्या इस पे कोई असर होगा, क्या ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है? तो इसका जवाब है हाँ, बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। क्यों? क्योंकि बीजेपी इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स है उससे सबसे ज्यादा फायदा उठाती थी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का तहत बीजेपी ने 2018 से 2021 तक लगभग 3000 करोड़ के डोनेशन प्राप्त किया था, जो सभी पार्टी का मिलाकर 70% से भी ज्यादा था। अब इससे जो प्रॉब्लम हुआ, मतलब बाकी ऑपोजिशन पार्टी को फाइनेंशियली एक बहुत बड़ा लॉस हुआ और बीजेपी के लिए ये एक फाइनेंशियल एड था जो उसको पॉलिटिकल कैंपेन्स इलेक्शन में काम आता था। मतलब बीजेपी का मैक्सिमम खर्चा ही यहां से वो उठा रहा था। लेकिन अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बंद हो गया है तो बीजेपी को अपने फंडिंग सोर्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और शायद अपने खर्चे को भी अब कम करना पड़ेगा। इससे बीजेपी के जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और इमेज है उस पर जरूर फर्क पड़ेगा। बात करेंगे इन मतलब बहुत ज्यादा खुश होने वाले इंसानों को और पार्टीज को, इंसान तो नहीं पार्टीज की बात करें। बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड ये स्कीम बैन होने के कारण या बंद हो जाने के कारण ऑपोजिशन पार्टी को भी कुछ फायदा होगा। क्या फायदा होगा? क्योंकि अब उन्हें बीजेपी से कंपीट करने के लिए ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज को भी अपने फंडिंग सोर्स को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा और पब्लिक को अपने डोनर्स के बारे में बताना भी होगा। इससे पब्लिक को पॉलिटिकल पार्टीज पर ज्यादा भरोसा होगा और डेमोक्रेसी को भी मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों ये था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का पूरा एनालिसिस। हमने आपको इस वीडियो में इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और इसका बीजेपी सरकार पर क्या असर होगा, ये सब कुछ बताया। हम उम्मीद रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, विच इज माई इंस्टाग्राम आईडी। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आपकी कोई टॉपिक पर सुझाव है, कोई सवाल है, वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वी विल ट्राई टू रीच एट योर कमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।